हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, अभी जो आपका पटना यूनिवर्सिटी का पीएचडी का एग्जाम होने जा रहा है, पटना यूनिवर्सिटी का या भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बिहार का, ठीक है। ये दोनों यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू मॉक टेस्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। इसमें आपका जो है सो पेपर वन है, क्या है, पेपर वन जनरल पेपर है, सबों के लिए पेपर है, जितना भी आप कैंडिडेट्स हैं पेपर वन सबके लिए है। और पेपर वन आपका मेजर मतलब टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि पेपर वन अगर आप कंप्लीट करते हैं तो चांस है बहुत ज्यादा क्वालिफाई होने का, जो कि 50 क्वेश्चन है। यदि प्रॉपर वे में आप लेक्चर कर रहे हैं तो 40 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जीके जीएस रीजनिंग मैथ जो जितना भी चीज है सब कुछ हम इससे पहले भी प्रीवियस ईयर में आप जाएंगे तो क्वेश्चन करवाया हुआ है, वो भी देख सकते हैं। और ये आपका लेटेस्ट वर्जन यानी कि जो पटना यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ था उसके बेस पे बना हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी क्वेश्चन बाहर किसी को ले जाने नहीं दिया जाता है, उसमें वहां जमा कर लिया जाता है, इसलिए हम उसके बेस पे क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, ठीक है। जो आप लोगों के लिए ये एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जहां भी आपको डाउट होगा आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए, और नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विदाउट टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आपका है, वन क्वेश्चन देख लेते हैं। Which type of research is directly related to solve classroom problems faced by teachers? मतलब कि जो मान लीजिए क्लासरूम में प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, जैसे कि टीचर हैं और बच्चों को बताते हैं, कोई क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। किसी का मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता रहे हैं, तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में बता रहे हैं, तो ग्रीन हाउस गैस में कितना परसेंटेज, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, CO2 कितना हुआ, उसमें CFC कितना है, N2 कितना है। तो इस टाइप का जो रिसर्च होता है वो किस में आएगा, ये आपको यहाँ पे बताना। तो उस टाइप का आपका रिसर्च जो होता है एक्शन रिसर्च होता है। क्या होता है, एक्शन रिसर्च होता है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। एक्चुअली सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च, ठीक है। फंडामेंटल मतलब स्टार्टिंग होता है, एक्सपेरिमेंटल मतलब क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट। जो कॉज और इफेक्ट अगर एग्जाम आपको आ जाए, कॉज एंड इफेक्ट जो होता है आपका वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, ठीक। उसके बाद सर्वे रिसर्च, जो डाटा को आप कलेक्शन करते हैं, अलग अलग लोगों से पूछताछ करके सर्वे रिसर्च होता है। इस तरह से देखिए सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्शन रिसर्च जो होता है फोकस ऑन इम्प्रूविंग प्रैक्टिस इन रियल सिचुएशन, जो रियल लाइफ सिचुएशन होता है इम्प्रूविंग के लिए। देखिए इम्प्रूविंग आपका कीवर्ड है, अगर एग्जाम में इम्प्रूविंग दिखेगा सीधा आप एक्शन रिसर्च में टिक करेंगे, आपका टाइम सेविंग होगा, ठीक है। यानी कि आप इजिली वे में क्वेश्चन कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्पेशली इन स्कूल्स, जहाँ स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं ना, वहां पर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का सिचुएशन बनता है वो आपका एक्शन रिसर्च में होता है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, प्लान एक्शंस, इम्प्लीमेंट चेंजेस एंड इवैल्यूएट रिजल्ट्स। दैट मीन्स एक्शन रिसर्च जो होता है, जो हिंदी में है उनको भी यहाँ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है वास्तविक परिस्थितियों में अभ्यास सुधारने, क्या है भाई, अभ्यास सुधारने पर केंद्रित होता है, विशेष रूप से विद्यालयों में जहाँ शिक्षक समस्याओं की पहचान करते हैं, कार्य योजना बनाते हैं, परिवर्तन लागू करते हैं और परिणामों का मूल्यांकन करते हैं, वहां पे आपका एक्शन रिसर्च होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 2 क्या आपका क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्राइमरी एम्स टू एस्टैब्लिश, मतलब कि जो प्रयोगात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या स्थापित करना होता है, क्यों, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा ना। तो कोरिलेशन, जी नहीं, कोरिलेशन उसमें नहीं होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट नहीं है। ऑब्जर्वेशन ओनली नहीं होता है, मैनिपुलेशन भी होता है, ठीक है। यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो आपका है, कारण और प्रभाव संबंध, आपका ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट है। यानी कि आपको कॉज एंड इफेक्ट दिखेगा, कहीं भी दिखे ऑप्शंस में आप सीधा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को टिक करके आगे निकल सकते हैं, टाइम सेविंग होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है मैनिपुलेट, जहां मैनिपुलेट देखिए यहाँ पर हम कंट्रोल कंडीशन में मैनिपुलेट करते हैं। वन वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, ऑब्जर्व एज इट्स इफेक्ट ऑन अनदर डिपेंडेंट अंडर कंट्रोल कंडीशन।
मैंने पहले ही बताया क्या वहाँ पर क्या होता है भाई, कंट्रोल कंडीशंस होता है, यानी कि प्रयोगात्मक जो होता है अनुसंधान एक चर स्वतंत्र रूप से परिवर्तित किया जाता है और नियंत्रित परिस्थितियों में उसके प्रभाव, जो प्रभाव होता है को एक दूसरे पर निर्भर देखा जाता है। इसका कारण इसका क्या है, इससे कारण प्रभाव संबंध ज्ञात होता है, यही आपका हुआ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक, रिसर्च से क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आपका पैट के एग्जाम में तो रिसर्च से क्वेश्चन आना ही आना है। इन सर्वे रिसर्च, जो सर्वे रिसर्च होता है ना, डाटा आर यूजुअली कलेक्टेड थ्रू, यानी कि सर्वेक्षण अनुसंधान में सामान्यतः आंकड़े किस माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। जब आप सर्वे रिसर्च करेंगे तो डाटा कैसे लेंगे, डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा ना सर्वे रिसर्च में, तो वहां पे आप जो है क्वेश्चनाइजर और इंटरव्यू, पब्लिक से क्वेश्चन पूछेंगे, इंटरव्यू लेंगे, तभी तो डाटा कलेक्शन करेंगे ना। यहाँ थोड़ी है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यहाँ सर्वे रिसर्च है तो आप पब्लिक से क्वेश्चन पूछेंगे, इंटरव्यू लेंगे, उस तरह से आप डाटा कलेक्शन करेंगे। ये आपका क्या हो गया, सर्वे रिसर्च हो गया। ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसलिए यहाँ पे नहीं बताएंगे। लेबोरेटरी टेस्ट क्या होता है ऑलरेडी डिस्कस है। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होता है डिस्कस किया हुआ है। यानी कि क्वेश्चनाइजर और इंटरव्यू आपका जो होता है ये सर्वे रिसर्च का पार्ट है। सर्वे रिसर्च कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन, बड़े पॉपुलेशन को अगर करना होता है तो वहाँ पे सर्वे रिसर्च ही क्या किया जाता है, यूजिंग द क्वेश्चनाइजर, इंटरव्यू और शेड्यूल्स ऑफ डिस्क्राइब द ट्रेंड और ओपिनियंस, लोगों से पूछताछ करते हैं और उसको हम नोट डाउन करते जाते हैं ताकि उस पर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर्वे रिसर्च से मतलब क्या वहाँ पे बेनिफिट है, क्या लॉस है। सर्वेक्षण अनुसंधान बड़े समूह से सूचना एकत्र करने के लिए प्रश्नावली पूछते हैं, इंटरव्यू लेते, साक्षात्कार होता है, अनुसूची का उपयोग करता है ताकि प्रवृत्तियों और विचारों का वर्णन किया जा सके। वो आपका क्वेश्चनाइजर सर्वे रिसर्च में होता है जो कि क्वेश्चन करके इंटरव्यू लेके करते हैं। ठीक, अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल, देखिए यहाँ कीवर्ड है। ठीक है, अगर कीवर्ड पकड़ लेते तो आप एक बार में आंसर निकाल लेंगे। मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल इज की फीचर ऑफ, यानी कि चर का हेरफेर। हेरफेर किसमें होता है, हे बताए है ना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हेरफेर होता है। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, एज इट इज, क्या होता है, एज इट इज, जैसे का तैसा, जैसा का तैसा, जैसा का तैसा, यानी कि एज इट इज जो आपका रहेगा ना वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा। हिस्टोरिकल क्या होता है, जो मान लीजिए जैसे कि हिस्ट्री का आप किसी के लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, अकबर हो गया या शाहजहां हो गया, जो भी पुराना शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य गए, तो वो आपका हिस्टोरिकल रिसर्च का पार्ट हो जाएगा। एक्शन रिसर्च क्या होता है, एक्शन रिसर्च अभी तो बताए जो इम्प्रूवमेंट होता है, क्लास में अगर टीचर से स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन पूछता है यानी कि रियल लाइफ सिचुएशन इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। ठीक है, इस तरह से हमने सारा ऑप्शन को डिस्कस करते चल रहे हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है, द रिसर्चर्स मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, प्रयोगात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता स्वतंत्र चर में परिवर्तन करता है ताकि उसके प्रभाव के निर्भर चर पर अध्ययन किया जा सके। सही प्रयोग की पहचान है, यही पहचान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम, देखिए इसका एक ट्रिक होता है, इंडक्टिव होता है आपका आईपीजी, और ये ट्रिक याद रखेंगे तो कम टाइम में क्वेश्चन करके एग्जाम में निकल जाएंगे, आपका टाइम का सेविंग होगा। ठीक है, टाइम का बहुत सेविंग होगा अगर आप रखते हैं ट्रिक। आईपीजी हुआ तो होता है डीजीपी। ठीक है, डीजीपी और आईपीजी, इस ट्रिक से आप सेकंड में क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम हॉल से निकलेंगे। आईपी मतलब क्या होता है, आई मतलब इंडक्टिव, पी मतलब पार्टिकुलर, जी मतलब जेंडर, डी मतलब डिडक्टिव होता है, जी मतलब जेंडर, पी मतलब पार्टिकुलर, यानी कि इंडक्टिव है मतलब पार्टिकुलर टू जनरल। क्या होगा आपका, इंडक्टिव है तो पार्टिकुलर टू जनरल मतलब स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब पार्टिकुलर क्या होता है, स्पेसिफिक होता है ना, स्पेसिफिक टू जनरल, ये क्या हो जाएगा आपका इंडक्टिव। अब ऐसा जहां भी क्वेश्चन आएगा तो ट्रिक आप लगा लेंगे तो आपका टाइम सेविंग होगा। ये ट्रिक आप लिख सकते हैं जो कि आपके लिए यूजफुल होगा। चाहे आप नेट का भी एग्जाम दे रहे थे, क्वेश्चन आता ही आता है, एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, यहाँ पर ट्रिक के सहारा अगर कर रहे हैं तो एक्सप्लेन देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे आते हैं, डिडक्टिव फिर आया, हाँ डीजीपी लगाइए, जनरल टू पार्टिकुलर लगाइए, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए जनरल टू पार्टिकुलर है ना, पार्टिकुलर डाटा कलेक्शन,
द डिडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ है डिडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट कहाँ से होता है, तो भाई जनरल से स्टार्ट होता है। जी फॉर जनरल, क्या है जी फॉर जनरल, यानी कि आपका यहाँ पर जनरल से जो होता है ना स्टार्ट होता है एकदम। देखिए ट्रिक पढ़ाई में क्या होता है कि आपको ट्रिक भी आना चाहिए, कॉन्सेप्ट तो देते ही देते हैं उसके साथ ट्रिक भी देते हैं ताकि आप कम टाइम में क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, टाइम बचेगा, कंसेप्ट भी रहेगा, सब कुछ आपके साथ रहेगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में कम टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च डील विद, देखिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्या होता है नंबर के फॉर्म में होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है वर्ड्स के फॉर्म में होता है। इतना याद रखें क्वेश्चन बन जाएगा। वर्ड्स एंड मीनिंग, यदि वर्ड्स के फॉर्म में आता है तो क्या होता है आपका क्वालिटेटिव होता है, इस चीज को आप ध्यान रखें। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, किसी भी मानव का क्या एक्सपीरियंस है, ओपिनियंस क्या है, बिहेवियर थ्रू द इंटरव्यूज ऑब्जर्वेशंस, ये क्या आपका होता है क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, जो ऑब्जर्व करते हैं देखते हैं। गुणात्मक अनुसंधान जो होता है एक्चुअली क्वालिटेटिव क्या होता है गुणात्मक होता है, मानव अनुभवों विचारों और व्यवहारों को समझने पर केंद्रित होता है, जो शब्दों और व्याख्याओं के रूप में प्रस्तुत होता है। यानी कि जो हम बोल रहे हैं ना वो क्या है, ये भी जो शब्द हम बोल रहे हैं ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है। अगर इसी को हम वर्ड में बोलेंगे 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च एम्फेसाइजेज, दैट मीन्स कि मात्रात्मक अनुसंधान किस पर जोर देता है। इससे पहले हम बता चुके हैं, आप आंसर इजीली कर लेंगे, नंबर्स एंड मेजरमेंट पे होता है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद भी अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे टीम के द्वारा आपको प्रॉपर हर कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है यूजेस मेजरेबल डाटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू टेस्ट हाइपोथेसिस, यानी कि मात्रात्मक अनुसंधान जो होता है मापने योग्य सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग करता है ताकि परिकल्पनाओं की जांच की जा सके, यही जो आपका है क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आया जाए। अप्लाइड रिसर्च सीक टू, अप्लाइड रिसर्च का उद्देश्य क्या होता है ये बताइए। अप्लाइड रिसर्च जो होता है उद्देश्य क्या है भाई, सोल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इससे पहले अगर आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, ये किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, ये अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है। ठीक है, यानी कि अप्लाइड रिसर्च जो होता है यूजेस एग्जिस्टिंग थ्योरीज टू फाइंड सॉल्यूशन रियल वर्ल्ड इश्यूज, जो आप रियल समस्या को देख रहे होते हैं वो आपका क्या है अप्लाइड रिसर्च है। यानी कि प्रायोजित अनुसंधान मौजूदा सिद्धांतों का उपयोग करके वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने का केंद्रित होता है, वो आपका अप्लाइड रिसर्च होता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कंट्रोल कंडीशन। एक्चुअली जो कंट्रोल कंडीशन होता है किस में होता है भाई, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। इतना करने से आपको तो आइडिया लग गया होगा कि किस में होता है कंट्रोल कंडीशन, तो आपका ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। ठीक है, ये सब ऑलरेडी कर दिए हैं, अभी डिस्कस किया है, हिस्टोरिकल क्या होता है, सर्वे क्या होता है, एक्शन क्या होता है, आप देख लेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है मेंटेन्स कंट्रोल सेटिंग्स टू आइसोलेट द इफेक्ट ऑन वन वेरिएबल, यानी कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में नियंत्रित परिस्थितियों आवश्यक होती है परिस्थितियां, ताकि केवल स्वतंत्र चर का प्रभाव मापा जा सके और अन्य कारकों को नियंत्रित किया जा सके। यही आपका जो है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस अप्लाई किया जाता है, अप्लाई होता है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। 11 क्या है, ए टेंटेटिव आइडिया। देखिए टेंटेटिव आइडिया क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि टेंटेटिव आइडिया क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, ए टेंटेटिव आइडिया विच कैन टेस्टेड इज नोन एज, यानी कि एक परीक्षण योग्य अस्थायी विचार को क्या कहा जाता है, हाइपोथेसिस। क्या कहा जाता है, हाइपोथेसिस कहा जाता है। जो आप टेंटेटिव आइडिया होता है, जैसे आप मान लीजिए पैट पास करते हैं, इंटरव्यू निकलता है, तो आप एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, एक सिनॉप्सिस बनाएंगे, उसमें अपना आइडिया जनरेट करेंगे।
क्या होगा आपका, ये टेंटेटिव आइडिया है, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कभी कि टेंटेटिव आइडिया क्या होता है, तो आप सिर्फ हाइपोथेसिस ही लगाएंगे और क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हाइपोथेसिस जो होता है एक प्रोविजनल स्टेटमेंट है। क्या है, एक प्रोविजनल स्टेटमेंट है दैट कैन टेस्टेड रिसर्च टू वेरीफाई इट्स वैलिडिटी, को वेरीफाई करता है, यानी कि परिकल्पना एक अस्थायी कथन होता है जिसे अनुसंधान द्वारा सत्यापित किया जा सकता है वह सही है या नहीं, ये बाद में पता चलता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 क्या है, इन ए थीसिस, क्या है, हाँ, इन ए थीसिस रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प्स इन, यानी कि थीसिस में साहित्य समीक्षा किसमें सहायता करती है, तो साहित्य किसमें सहायता करती है, साहित्य रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ते हैं तो किसमें सहायता, राइटिंग कंक्लूजन में थोड़ी सहायता करता है, डाटा कलेक्शन, हाँ, ये जो सहायता आपको मिलता है वो मिलता है डाटा कलेक्शन, जी नहीं, डाटा कलेक्शन तो आप ऑलरेडी कर सकते हैं, डाटा कलेक्शन में तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर से कोई हेल्प नहीं मिलता है। डिजाइनिंग क्वेश्चनाइजर में नहीं मिलता है, आइडेंटिफाइंग रिसर्च गैप, जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ते हैं तो रिसर्च गैप क्या है, क्या उसमें छूटा हुआ है, ये चीज जो दिखता है ना वो दिखता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। ठीक ना, वहां पर आप जब रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो वहां पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, भाई इसमें गैप क्या है, उस गैप को हमको देखना है, वही तो आप रिसर्च गैप हुआ जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप करते हैं। ठीक है, द लिटरेचर रिव्यू दैट एनालाइजेज previous studies to find the what is already known and what is missing, क्या मिसिंग है वही आपको ढूंढना होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। ठीक है, साहित्य समीक्षा पूर्व शोध कार्यों का विश्लेषण करती है ताकि यह जाना जा सके कि पहले क्या किया गया और कौन से क्षेत्र अभी अन्वेषण योग्य है, उस चीज को देखा जाता है, यही आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, यानी कि साहित्य समीक्षा है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्या है, ए स्कूल टीचर परफॉर्मिंग रिसर्च टू इम्प्रूव हर टीचिंग मेथड्स डूइंग, दैट मीन्स एक विद्यालय शिक्षिका अपने शिक्षण तरीकों को सुधारने हेतु जो शोध कर रही है वह किस प्रकार की शोध है ये बताना है, यानी कि टीचर की बात आ रहा है, स्कूल का बात आ रहा है, इम्प्रूवमेंट का बात आ रहा है, तो आपका एक्शन रिसर्च आंसर राइट होगा। टीचर सेल्फ इनिशिएटेड रिसर्च क्लासरूम इम्प्रूवमेंट कॉल्ड एक्शन रिसर्च, ये पॉइंट आप याद रखेंगे तो एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, यानी कि शिक्षक द्वारा स्वयं आरंभ किया गया कक्षा सुधार हेतु अनुसंधान जो क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक, अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। द फाइनल सेक्शन ऑफ थीसिस इज यूजुअली, थीसिस का अंतिम भाग सामान्यतः कौन सा होता है ये आपको बताना है। देखिए, थीसिस का अंतिम भाग जो आपका होता है कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है, जो आप काम कर रहे होते, रिसर्च कर रहे होते, तो आप कहाँ पर लास्ट आप क्या करना, आपका काम करने से क्या कंक्लूजन आया, क्या निष्कर्ष आया, इस चीज को बताना होता है, वही आपका फाइनल सेक्शन ऑफ थीसिस का क्या होता है, कंक्लूजन होता है। ठीक, कंक्लूजन समराइजेज फाइंडिंग्स, इम्प्लीकेशंस एंड फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस को शो अप करता है, आपका फाइनल रिसर्च होता है। निष्कर्ष भाग में शोध के परिणाम, उनके प्रभाव, भविष्य के अनुसंधान की संभावनाएं दी जाती है, आपका होता है जो है सो कंक्लूजन। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। which research approach involve observations without interference, यानी कि कौन सा अनुसंधान दृष्टिकोण बिना हस्तक्षेप के अवलोकन पर आधारित है वो बताना है आपको। देखिए, एक्सपेरिमेंटल कॉज एंड इफेक्ट होता है, पहले बता चुके हैं। एक्शन रिसर्च जो स्कूल में टीचर इंप्रूवमेंट के लिए होता है, एक्शन रिसर्च होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च किसी व्यक्ति का बायोग्राफी का स्टडी करना, जीवन के बारे में जानना, हिस्टोरिकल रिसर्च होता है। तो एज इट इज, इसमें कोई चेंजेज नहीं होता है, इससे पहले बता चुके हैं कि एज इट इज, जैसा का तैसा अगर आपको दिखे, एज इट इज, नो चेंजेस विदाउट ऑब्जर्वेशन, वो आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा, यानी कि वर्णनात्मक होगा। ठीक ना, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रिकॉर्ड्स एग्जिस्टिंग फेनोमेना एज थ्योरी अकर नेचुरली, यानी कि वर्णनात्मक अनुसंधान में घटनाओं का प्राकृतिक रूप से घटित
होने पर अवलोकन किया जाता है। जैसा भी घटना घटा हो उसे अवलोकन किया जाता है, बिना किसी हस्तक्षेप के। उसमें कोई चेंजेज उंजेज नहीं करना है कि कुछ चेंज कर दिए, नहीं। डिस्क्रिप्टिव मतलब जैसा है वैसा, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 क्या आपका है, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंट्रोल ग्रुप मीन्स, मतलब जब हम रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें कंट्रोल ग्रुप मतलब क्या होता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में नियंत्रण समूह का मतलब क्या होता है, वो आपका पूछ रहा है, ठीक है। ग्रुप नोट रिसीविंग ट्रीटमेंट, जो उपचार नहीं पाता है, आपका ये राइट होगा, ठीक ना। द कंट्रोल ग्रुप सर्व एज बेस्ट लाइन टू कंपेयर द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। आप वहां पर देखते हैं निरंतर समूह उपचार नहीं पाता, ताकि परिणामों की तुलना क्या होता है, प्रयोगात्मक समूह से किया जा सके। जब आप रिसर्च करते हैं तो तुलना करना होता है, कंपेयर करना होता है, जो अपने रिसर्च आर्टिकल से उसको कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। डाटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द रेस्पोंडेंट इज कॉल्ड, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाताओं से एकत्र आंकड़ों को क्या कहा जाता है। जो कि प्रत्यक्ष रूप से जब डाटा कलेक्शन होता है उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी डाटा। जब आप डाटा खुद कलेक्शन करते हैं तो होता है वो प्राइमरी डाटा। यदि आप पेपर से कहीं से डाटा उठाते हैं वो होता है सेकेंडरी डाटा, ठीक है। हाँ, पूरा कंसेप्ट क्लियर है। प्राइमरी डाटा क्या होता है आपका, और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो आप खुद से कलेक्शन करते हैं वो आपका होता है प्राइमरी डाटा, ठीक है। प्राइमरी डाटा जो होता है कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय रिसर्चर्स, जब आप उसे खुद से, यानी कि खुद से जो कलेक्ट करते हैं, रिसर्चर खुद से जो कलेक्ट करते हैं वो होता है प्राइमरी डाटा। यानी कि प्राथमिक आंकड़ा स्वयं शोधकर्ता द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से एकत्र किए जाते हैं, वो आपका होता है प्राइमरी डाटा, ठीक है। एज इट इज मैंने आपको प्राइमरी डाटा बता दिया, सेकेंडरी भी बता दिया, ठीक है। इस चीज को आप रखिएगा ध्यान। अब आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। इन क्वालिटेटिव रिसर्च वैलिडिटी इज एंश्योर्ड थ्रू, यानी कि गुणात्मक अनुसंधान में वैधता कैसे सुनिश्चित की जाती है वो बताना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रायंगुलेशन क्या होता है भाई, यहाँ पर ट्रायंगुलेशन आपका राइट आंसर होगा। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो होता है, चलो वैलिडिटी इंश्योर करता है आपका, ट्रायंगुलेशन में करता है। ट्रायंगुलेशन यूजेज मल्टीपल सोर्सेज, यानी कि एक से ज्यादा सोर्स अवेलेबल होता है तो वही ट्रायंगुलेशन होता है। किस में होता है आपका, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है। और मेथड्स टू कन्फर्म द फाइंडिंग्स, यानी कि त्रिकोणीयकरण में कई स्रोतों या विधियों से निष्कर्षों की पुष्टि की जाती है। परिणाम विश्वसनीय हो, यही आपका होता है ट्रायंगुलेशन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 क्या है, द स्टेटमेंट लर्निंग इम्प्रूव, जब लर्निंग मान लीजिए पढ़ रहे होते हैं तो इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। तो द स्टेटमेंट लर्निंग इम्प्रूव थ्रू द एक्टिव पार्टिसिपेशन कैन बी टेस्टेड थ्रू, दैट मीन्स कि जब सक्रिय भागीदारी से अधिगम में सुधार होता है। जब मान लीजिए क्या इसका मतलब हुआ, जब मान लीजिए स्कूल है, ठीक है। जब स्कूल में टीचर बच्चे को पढ़ाते हैं तो उस समय क्या होता है, अगर बच्चा टीचर से क्वेश्चन करता है तो लर्निंग इंप्रूवमेंट होता है, एक्टिव मूड होता है, ठीक है। अगर वहां पे कुछ भी इश्यू आता है तो उस चीज को समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वहां पे देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है सक्रिय भागीदारी से अधिगम में सुधार होता है। इस कथन की जांच किससे की जा सकती है कि जब स्टूडेंट एक्टिव है, टीचर एक्टिव है, तो बच्चा में इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो ये किस रिसर्च से हम कर सकते हैं, किस रिसर्च से देख सकते हैं, तो ये जो हम देखेंगे आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से देखा जाएगा कि बच्चा में इंप्रूवमेंट है या नहीं है। क्योंकि जब दोनों एक्टिव मूड में रहेगा, टीचर भी एक्टिव मूड में रहेंगे और स्टूडेंट भी एक्टिव मूड में रहेगा, तो क्या होगा, इससे लर्निंग इंप्रूवमेंट होगा। और इंप्रूव मतलब बच्चा आप सीखेगा, उस पॉइंट को समझेगा और उसमें नॉलेज इंप्रूवमेंट होगा, ठीक ना। सच ए कॉज इफेक्ट स्टेटमेंट कैन ओनली बी टेस्टेड अंडर कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, जो होता है आपका ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। यहाँ पर कंट्रोल कंडीशन की बात किया जा रहा है, ठीक ना। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन रिसर्च प्रोसेस, मतलब कि निम्नलिखित में से अनुसंधान प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए, कोई भी समस्या
समस्या शुरू होता है। मतलब कोई भी इशू, कोई भी अगर आप करना चाहते हैं, आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम शुरू होता है ना भाई, कोई भी आप काम करते हैं तो प्रॉब्लम शुरू होता है। तो आपका फर्स्ट यहाँ जो होगा प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर डाटा कलेक्शन करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर लास्ट में क्या निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा। यही जो होता है करेक्ट सीक्वेंस रिसर्च प्रोसेस का, ये आपका सही सीक्वेंस है, ठीक ना। यानी कि रिसर्च विंग्स विथ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, forming hypothesis, collecting and analyzing data, and finally the drawing conclusions। अनुसंधान की शुरुआत समस्या की पहचान से होती है। कहाँ से होती है? समस्या की पहचान। फिर परिकल्पना बनाई जाती है, डेटा एकत्र किया जाता है, विश्लेषण होता है, अंत में निष्कर्ष निकलता है। यही आपका जो होता है करेक्ट सीक्वेंस है रिसर्च प्रोसेस का, ठीक। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, ज्ञान बानी। ज्ञान बानी लॉन्च बाय इग्नू रेफर्स टू, मतलब कि इग्नू द्वारा शुरू किया गया ज्ञान बानी किससे संबंधित है? जो ज्ञान बानी है ना, वो किससे संबंधित है? सैटेलाइट बेस्ड। सैटेलाइट बेस्ड ज्ञान बानी नहीं होता है, गलत है। ई लाइब्रेरीज भी नहीं, लाइब्रेरी भी नहीं होता है। ऑनलाइन कोर्सेज ज्ञान बानी ना, ऑनलाइन भी नहीं होता है। यानी कि एजुकेशनल एफएम रेडियो, जो एजुकेशनल एफएम रेडियो है ना, वो आपका क्या होता है, ज्ञान बानी लॉन्च इग्नू ने लॉन्च करा। एजुकेशनल एफएम रेडियो, ज्ञान बानी एक्चुअली एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क्स है, लॉन्च बाय इग्नू लॉन्च करा। ब्रॉडकास्ट एजुकेशनल कंटेंट इन डिफरेंट लर्नर्स इन इंडिया, हमारे भारतवर्ष में अलग अलग लर्नर इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। आप डाउनलोड करेंगे तो सब कुछ रेडियो के माध्यम से आपको सीखने को मिल जाएगा। ज्ञान वाणी जो होता है इग्नू द्वारा शुरू किया गया एक शैक्षणिक एफएम रेडियो नेटवर्क है, जो विभिन्न शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। इट एम्स टू रिसर्च इवन रूरल एंड रिमोट लर्नर थ्रू द रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसका उद्देश्य रेडियो के माध्यम से ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाना, यानी कि कोई भी अनएजुकेटेड ना रहे, सबके पास एजुकेशन मिले, इसीलिए इग्नू ने काम शुरू किया, ठीक। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ स्वयं। देखिए एग्जाम में डायरेक्टली हिट करता है स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो स्टडी वेब एक्टिव क्या होगा, यहाँ देखो स्टडी वेब, यहाँ देख लीजिए सिस्टमेटिक नहीं होता है, स्टडी नहीं होता है, स्टूडेंट नहीं होता, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अगर आप ये फुल फॉर्म याद कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप वहाँ पे कर सकते हैं कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी कि स्वयं इज डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव है, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। स्वयं जो है भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई एक डिजिटल शिक्षा पहल है। इट इम्प्रूव द फ्री ऑनलाइन, यहाँ पर क्लास फ्री मिलता है, कोई चार्ज नहीं है। It provide free online courses from क्लास स्कूल टू यूनिवर्सिटी लेवल तक क्लास मिलता है। हाँ, एक चीज और आपका इंपॉर्टेंट है मूक्स। तो मूक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये भी एग्जाम में बराबर पूछता है कि मूक्स का फुल फॉर्म क्या होगा, मेसिव ओपन। देखिए एक क्वेश्चन से बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक ना। मूक्स क्या होता है, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यानी कि मूक्स पद्धति के माध्यम से स्कूल से विद्यालय स्तर तक के निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम, कोई चार्ज नहीं, फ्री में पढ़ाई, निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है, यही आपका मूक्स है, ठीक। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका रहा, डिस्कस किया जाए। इंस्ट्रक्शंस विच इनकरेज लाइव पार्टिसिपेशंस एंड इंटरेक्शंस थ्रू द ऑनलाइन क्लास आर कॉल्ड, यानी कि जो ऑनलाइन कक्षाओं में, जो ऑनलाइन कक्षा चलता है, ठीक ना, ऑनलाइन कक्षाओं में जीवंत भागीदारी और संवाद को प्रोत्साहित करने वाले निर्देश क्या कहलाते हैं। ये आपका देखिए सिंक्रोनस क्या होता है, जब दोनों तरफ से जवाब आता है उसे सिंक्रोनस कहते हैं, जब एक तरफ से आता है उसे एसिंक्रोनस कहेंगे। यानी कि दोनों चीज का हम एक्सप्लेन कर दिया आपको। सिंक्रोनस मतलब क्या, लाइव क्लास चल रहा है, आप भी कमेंट्स करते हैं, उधर टीचर का भी जवाब आता है,
ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शंस। एसिंक्रोनस जैसे हम यूट्यूब पर आपको क्लास दे रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पर आपसे डायरेक्ट हम इंटेक नहीं कर रहे हैं, बट आपको क्लास देना है ना, क्लास देना है तो अब डायरेक्ट मतलब जिस समय हम क्लास आपको ले रहे हैं उस समय क्या होता है, आपसे हम बात नहीं कर पाते हैं। यदि हम वही लाइव क्लास लेते हैं, मान लीजिए यदि हम लाइव क्लास लेते तो क्या होता है, आपसे बात भी करते उस समय कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन में एट ए टाइम आपको दिक्कत है तो एट ए टाइम रिप्लाई करते। लेकिन अभी जब यूट्यूब का क्लास दे रहा है हम आपको, तो हम बाद में कमेंट्स करेंगे तो हम रिप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सिंक्रोनस क्या होता है और एसिंक्रोनस क्या होता है, इसलिए दोनों को हम डिस्कस करें अभी, ठीक है, एक्सप्लेन के साथ। यानी कि यहाँ पर दोनों तरफ से जब बातचीत होती है वो उसको कहते हैं सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। चलिए, सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन मींस रियल टाइम टीचिंग, जो बताया अभी हम। लर्नर टीचर्स इंटेक्ट हम साइमल्टेनियसली, जैसे जूम पे है, स्वयं पे है, लाइव, गूगल मीट, ये सब जो होता है आपका ये होता हुआ है। एसिंक्रोनस क्या होता है उसको वहाँ लिख दिया गया है कि पर रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्डेड क्लास होता है ना, जो आप खुद पढ़ते हैं वो एसिंक्रोनस होता है, यानी कि असमकालिक शिक्षण। 24 नंबर क्वेश्चन में आ जाए। 24 क्या है, फ्रॉम द लिस्ट बिलो, एक लिस्ट दिया हुआ है, ठीक ना, सेलेक्ट लर्नर कैरेक्टरिस्टिक दैट फैसिलिटेट इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग, यानी कि प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थी कौन सी विशेषताएं सहायक है, ठीक है, जो अच्छा पढ़ाई हो उसके लिए कौन सी विशेषताएं जरूरी है। तो प्रायर एक्सपीरियंस, देखिए पूर्व अनुभव होना चाहिए, यानी कि आपको अनुभव नहीं है पढ़ने का, चले गए क्लास, तो समझ में आएगा नहीं आएगा, यानी कि एक्सपीरियंस, प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो पहले आप पढ़े हैं वो प्रॉपर रिवाइज होना चाहिए। अगर अच्छा शिक्षार्थी प्रभावी शिक्षण होगा तब। पारिवारिक फैमिली उमली का कोई मैटर नहीं करता है। एप्टीट्यूड, योग्यता होना चाहिए, यानी कि जब टीचर है टीचर के पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उसके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर टीचर के पास नॉलेज नहीं है तो वहां पर टाइम पास पढ़ाई होता है, ठीक है, आप ये चीज नोट कर लेंगे। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे टीचर भी जो जिनके पास नॉलेज नहीं है, अगर नॉलेज नहीं है तो क्या होगा, नॉलेज दे नहीं पाएंगे, आप क्लास में टाइम पास करेंगे। तो इस टाइप का भी होता है, यानी कि नॉलेज होना चाहिए, वही टीचर जो है मतलब कि अच्छा क्लासरूम को अच्छा इन्वायरमेंट बना सकता है, ठीक। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जी हाँ, स्टेज ऑफ विकास की अवस्था भी होना जरूरी है। खाना पीना कोई जरूरत नहीं है, खान देखिए ऐसा नहीं है कि अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छा पढ़ाई होगा, अच्छा दिमाग डेवलप होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी खाते हैं, अगर पढ़ाई प्रॉपर वे में कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप कोई भी बड़ा चीज अचीवमेंट कर सकते हैं। यदि चाह रहे हैं मान लीजिए पीएचडी पैट कर तो कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। इसलिए खाना पीना का आदत वहाँ पे मैटर नहीं करता है क्या खा रहे हैं। धार्मिक पूजा पाठ मैटर नहीं करता है कि हम बहुत पूजा कर रहे हैं तो एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। यानी कि ओवरऑल इसमें डिस्कस करने का मतलब है कि प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए, एप्टीट्यूड और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तीन चीज, यानी कि आपका 1, 3 और 4 ये राइट ऑप्शन होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। लर्निंग इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन लर्नर प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए। एप्टीट्यूड एंड डेवलपमेंटल लेवल, ये यानी कि पूर्व अनुभव, योग्यता और विकास स्तर पर निर्भर करती है, ठीक है। फैमिली लिनिएज, क्या खाना खा रहे हैं, फूड हैबिट, इस सब पे कोई मैटर नहीं करता है पढ़ाई का, ठीक ना। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 क्या है कि द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूजीसी है उसका इस्टेब्लिश कब हुआ था, इस चीज का विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग स्थापना का उद्देश्य क्या था, यानी कि यूजीसी को क्यों बनाएगा, क्या कारण था। प्रमोट द रिसर्च एंड डेवलपमेंटल, जी हाँ, रिसर्च को प्रमोट करने का मकसद था। आइडेंटिफाई द पोटेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसका भी मकसद था। इंश्योर द टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग, शिक्षकों की क्षमता निर्माण सूचित करना, ये भी था। यानी कि आपका सब सही है, ऑल ऑफ द एबव राइट ऑप्शन होगा। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। यूजीसी वाज एस्टैब्लिश्ड 1956 में यूजीसी का स्थापना हुआ। यूजीसी एक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट, डिटरमाइन, मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ द हायर एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई। भारत में उच्च शिक्षा मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए की गई थी। इट ऑल्सो फंड्स यूनिवर्सिटीज एंड प्रमोट्स द क्वालिटी रिसर्च एंड टीचिंग।
दैट मीन्स एक विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, गुणवत्ता अनुसंधान व शिक्षण को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 क्या है आपका? यूजीसी प्रोवाइड ऑटोनोमी। यूजीसी स्वायत्ता प्रदान करती है। किस चीज का यूजीसी स्वायत्ता प्रदान करती है? तो ओनली क्या भाई? ओनली इंस्टीट्यूशंस विथ प्रोवन एक्सलेंस, केवल उत्कृष्टता प्राप्त संस्थानों को ही करती है, कोई नया संस्थान बढ़ रहा उसको नहीं। ठीक है, यूजीसी प्रोवाइड, यूजीसी ग्रांट ऑटोनॉमी स्टेटस ऑन इंस्टीट्यूशन बाय नेक। नेक जो होता है, नेक का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? बताइए, आप कमेंट्स करिएगा इस चीज को, नेक का फुल फॉर्म क्या होता है। इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में बताए हुए हैं कि नेक का फुल फॉर्म क्या होता है। स्कोर एंड प्रोवन एकेडमिक एक्सलेंस। यूजीसी केवल उन्हीं संस्थानों को स्वायत्ता प्रदान करती है जो नेक ग्रेडिंग उच्च है, यानी कि नेक ग्रेडिंग उच्च है। ठीक है, यानी कि जिन्होंने शैक्षणिक उत्कृष्टता सिद्ध करी है उसको यूजीसी प्रमोट करता है, ऑटोनॉमी देती है। अब आता है 27 नंबर। क्या है आपका? विच organizations control the coordinations and determination of standard in higher education। That means कि उस शिक्षा में मानकों, समन्वय, निर्धारण और नियंत्रण किस संस्था के पास है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये जो है आपका यूजीसी के पास है, वो सब देखता है। यूजीसी जो होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, is responsible for the coordinating, determining and maintaining the standard higher education in India। इस मेंटेन स्टैंडर्ड को यूजीसी ही करता है। ठीक, 28 आते हैं। स्वयं कोर्सेस आर प्रोवाइडेड बाय, यानी कि स्वयं पर पाठ्यक्रम कौन प्रदान करता है ये बताना है। तो स्वयं पे जो है एनपीटीईएल, इग्नू, सीईसी, एनसीईआरटी, एआईसीटी, यूजीसी, ये जितना भी संस्था है, ये सब संस्था जो है स्वयं पे ऑनलाइन फ्री क्लास प्रोवाइड करती है। स्वयं जो होता है ऑलरेडी इससे पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे चलिए 9 जो है नेशनल कोऑर्डिनेशन है जो संस्था, उसको मतलब कि कंटेंट प्रोवाइड करती है। यूजीसी हो गया, एआईसीटी हो गया, एनपीटीईएल, इग्नू, एनसीईआरटी, सीईसी, एनआईएस, आईएमबी, एनटीआर, ये सभी जो है वहाँ पे अपना कंटेंट प्रोवाइड करती है। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन आते हैं। क्या है? Which type of learning does स्वयं promote? स्वयं किस लर्निंग को प्रमोट करता है? क्या करता है? ऑनलाइन को करता है ना। ऑनलाइन एंड ओपन लर्निंग को जो है स्वयं प्रमोट करता है। ऑनलाइन और ओपन लर्निंग यहाँ पे होता है स्वयं में। स्वयं प्रोवाइड मैसिव ओपन ऑनलाइन बुक्स के द्वारा प्रोवाइड करा जाता है। एक्सेसिबल आर ऑल लर्नर्स और फ्री, फ्री कोई कॉस्ट नहीं, फ्री में मिलता है एजुकेशन। ठीक ना। 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं। द स्वयं इनिशिएटिव एम्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड बाय प्रोवाइडिंग, यानी कि स्वयं पहल का उद्देश्य डिजिटल विभाजन को कैसे कम करना है ये बताइए। कैसे कम करना है? तो फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। यदि आप फ्री और क्वालिटी एजुकेशन देते हैं तो ये जो है डिजिटल उद्देश्य पूरा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी पूरा होगा। जो आज चल रहा है कि ऑनलाइन क्लास देना है, क्वालिटी एजुकेशन देना है, तो फ्री में भी बच्चा पढ़ सकता है, क्वालिटी एजुकेशन ले सकता है। उसके लिए आपको क्या है? फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन दे ही रहा है। स्वयं पे जा करके वहाँ क्लास कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। यानी कि स्वयं जो होता है इंश्योर द एवरी लर्नर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन और इनकम कैन एक्सेस हाई क्वालिटी डिजिटल लर्निंग। स्वयं का उद्देश्य क्या होता है? हर विद्यार्थी को शिक्षा मिले और फ्री शिक्षा मिले, चाहे वह ग्रामीण में हो या शहर में हो, गांव में हो, देहात में हो। उच्च गुणवत्ता वाली निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना इसका मेन लक्ष्य है। ठीक, अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। द मेन कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फॉर टीचर एजुकेशन इन इंडिया, मतलब कि भारत में शिक्षा का मुख्य समन्वय संस्था कौन सी है? शिक्षक को जो ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, वो संस्था कौन सी है ये बताइए। एनसीटीई। क्या भाई? वो संस्था आपका एनसीटीई है, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यहाँ पर टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको किस तरह से पढ़ाना है। रेगुलेट द स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स ऑफ टीचर्स एजुकेशन इन इंडिया। एनसीटी भारत मतलब भारत में शिक्षा के मानकों और प्रशिक्षण संस्थानों के नियमन का सर्वोच्च संस्था है एनसीटीए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब आते हैं 32। ठीक है,
32 क्वेश्चन क्या आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजुकेशनल टीवी चैनल लॉन्च्ड बाय इग्नू। इग्नू के द्वारा जो एजुकेशनल चैनल लॉन्च करा जाता है वो कौन सा है, ये बताना है आपको। तो होता है आपका ज्ञान वाणी, क्या होता है, ज्ञान वाणी होता है। ज्ञान दर्शन, क्या ज्ञान दर्शन इज इग्नू सैटेलाइट, ज्ञान दर्शन इज इग्नू सैटेलाइट बेस्ड ऑन द टेलीविजन चैनल फॉर डिस्टेंस लर्नर, यानी कि ज्ञान दर्शन जो होता है इग्नू द्वारा आरंभ किया गया उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल है जो दूरस्थ शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आपका हो जाएगा यहाँ पर ज्ञान दर्शन, क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, ज्ञान दर्शन इज द राइट। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, which initiative provide 32 DTH चैनल इन इंडिया। अब 32 से 32 चैनल बढ़ा था, बीच में 34 भी हो गया है। तो इस यहाँ पर कौन प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्वयं प्रभा, क्या हो जाएगा, स्वयं प्रभा, ठीक ना, स्वयं प्रभा द्वारा प्रोवाइड करा जाता है। यानी कि स्वयं प्रभा इज ग्रुप ऑफ 32 34 DTH चैनल्स डेवलप टीचिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल 24/7, यानी कि हमेशा अवेलेबल रहता है, ठीक ना। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन फिर आते हैं। द यूजीसी वाज फॉर्म्ड अंडर व्हिच एक्ट, यानी कि यूजीसी की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी, तो यूजीसी एक्ट 1956 के तहत यूजीसी की स्थापना हुई थी। यानी कि यूजीसी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 कोऑर्डिनेट एंड मेंटेन द हायर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। यूजीसी की स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत हुई थी ताकि उस शिक्षा के मानकों को बनाया रखा जा सके। चलिए क्वेश्चन 35 में आते हैं। क्या है, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ यूजीसी, इसमें से कौन सा यूजीसी का काम नहीं है वो बताना है। यूजीसी का काम क्या नहीं है, क्या है, डिसबर्सिंग ग्रांट यूनिवर्सिटी, जी हाँ करता है। कोऑर्डिनेटिंग स्कूल लेवल का काम यूजीसी का नहीं है। इसमें गलत वाला चुनना है, क्या चुनना है, जो गलत ऑप्शन है गलत को चुनिए, सही को नहीं चुनना है। तो कंडक्टिंग स्कूल लेवल एग्जाम, जो स्कूल लेवल एग्जाम होता है ना वही आपका यूजीसी का हो गया। जो स्कूल लेवल थोड़ा यूजीसी करता है, ये तो बिहार बोर्ड करता है, बीएससी भी करता है रेगुलर ना, आपको खुद पता होगा इस चीज। तो यूजीसी फोकस ओनली ऑन हायर एजुकेशन, यूजीसी जो होता है ना सिर्फ हायर एजुकेशन को फोकस करता है, नॉट स्कूल एजुकेशन को फोकस नहीं करता है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, बीएसवी जहाँ जो अपना होता है वो फोकस करता है स्कूल एजुकेशन को, यानी कि यूजीसी उस शिक्षा से संबंधित है, जबकि विद्यालय शिक्षा दायित्व एनसीईआरटी, एससीईआरटी पर आधारित है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एनपीटीईएल प्रोवाइड कोर्सेज मेनली इन द एरिया ऑफ, मतलब कि एनपीटीईएल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाठ्यक्रम प्रदान करता है ये बताइए। तो एनपीटीईएल जो होता है आपका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में प्रोवाइड करता है, यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग ऑफर्स मुक्स इंजीनियरिंग एंड साइंस डेवलप्ड बाय आईआईटी आईआईसी में होता है। ये आपका जो होता है किसमें होता है, आईआईटी आईआईएससी जो होता है ये सब ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी प्रोवाइड करता है जो कि एनपीटीईएल के थ्रू होता है, ठीक। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, क्या है, स्वयं प्लेटफॉर्म सपोर्ट द कोर्सेज अप टू व्हिच लेवल, यानी कि यहाँ देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये गुड क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि स्वयं प्लेटफॉर्म किस स्तर के पाठ्यक्रम प्रदान करता है। तो स्कूल टू पोस्ट ग्रेजुएट, स्वयं कहाँ तक करता है, तो स्कूल टू पोस्ट ग्रेजुएट तक जो है स्वयं अपना एजुकेशन प्रोवाइड करता है। स्वयं जो है प्रोवाइड कोर्सेज क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन, क्लास 9 से शुरू होता है और पीजी तक का पढ़ाई होता है, वहाँ पे इंटीग्रेटिंग द स्कूल कॉलेज एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। जी हाँ, स्वयं पर कक्षा 9 से लेकर के स्नातकोत्तर स्तर तक के पढ़ाई उपलब्ध है, वहाँ पे फ्री क्लास चलता है, आप कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन आते हैं। Which of the following represents asynchronous learning, क्या है, निम्न में से कौन सा असामयिक अधिगम को दर्शाता है, ये बताना है आपको कौन सा दर्शाता है, ठीक है। मतलब कि एसिंक्रोनस, इससे पहले दिखा दिए थे आपको कि एसिंक्रोनस क्या होता है। तो यहाँ पे एसिंक्रोनस क्या होगा, मतलब कि लाइव जूम क्लास
एसिंक्रोनस होगा, ऐसा तो लाइव क्लास सिंक्रोनस होता है, दो तरफा बात होता है। रियल टाइम डिस्कशन, जब बात करते हैं तो क्या होता है, सिंक्रोनस होता है ना, दोनों तरफ से जवाब आता जाता है। यानी कि रिकॉर्डेड लेक्चर, जब आप जैसे अभी लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये लेक्चर अपलोड करेंगे तो क्या होगा, आप उसको देखेंगे तो एसिंक्रोनस हो जाएगा, उसमें हम आपके टच में नहीं रहेंगे, यानी कि एज ए लाइव जैसे आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, बाद में आंसर करेंगे। इंटरेक्टिव वेबिनार, ये क्या है, वेबिनार भी में टॉकिंग होता है ना, ये भी सिंक्रोनस है। यानी कि सिंक्रोनस जो होता है, लर्निंग अलाउ लर्नर्स टू स्टडी एट देयर ओन पेस यूजिंग प्री रिकॉर्डेड कंटेंट, जो रिकॉर्ड करके कंटेंट प्रोवाइड करा जाता है, वो आपका एसिंक्रोनस होता है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर जहां भी आपको उसके बाद भी कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक, 39 नंबर क्वेश्चन आते हैं। क्या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज लॉन्च्ड बाय दीक्षा प्लेटफॉर्म, यानी कि जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है किस संस्था द्वारा शुरू किया गया, ये बताना है। देखिए दीक्षा जो है ना, एनसीईआरटी के द्वारा शुरू किया गया। दीक्षा एनसीईआरटी, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक ना, याद कर लीजिएगा। वाज लॉन्च्ड बाय एनसीईआरटी, प्रोवाइड ई कंटेंट फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स, यानी कि दीक्षा प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी द्वारा शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया है। यानी कि यहाँ पे विद्यार्थी भी पढ़ सकता है और टीचर भी पढ़ सकता है, दोनों पढ़ सकता है दीक्षा पे। ये नहीं कि टीचर है तो नहीं पढ़ेंगे, टीचर भी पढ़ सकता है और विद्यार्थी भी पढ़ सकता है, दोनों के लिए कंटेंट अवेलेबल है दीक्षा पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ यूजीसी, यानी कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है यूजीसी की भूमिका के सबसे अच्छा वर्णित करता है, ये आपको बताना है। तो यूजीसी का जो है रेगुलेटिंग स्कूल करिकुलम, स्कूल नहीं करता है। सुपरवाइजिंग द हायर एजुकेशन क्वालिटी, जी हाँ, हायर एजुकेशन क्वालिटी को यूजीसी मेंटेन करता है। यूजीसी इंश्योर द क्वालिटी यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन अक्रॉस इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। यूजीसी का मुख्य कार्य भारत में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और समान मानकों को सुनिश्चित करना है, ये यूजीसी का काम होता है। अब आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, हमारे भारतवर्ष में सबसे पहला यूनिवर्सिटी कहाँ बना था, वो बताइए। यहाँ पे यही क्वेश्चन है, कहाँ बना था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता। अभी क्या है, कोलकाता हो गया। ये आपका सबसे पहले इंडिया में यहीं पे यूनिवर्सिटी बना था। ठीक है, यानी कि द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता वाज एस्टैब्लिश 1857 में इसको, यानी कि 1800 अंग्रेज के टाइम में इसको बनाया गया था। अब मैं अभी एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं जा, मतलब एंशिएंट में नहीं जा रहा हूँ, एज ए पार्ट ऑफ द हायर एजुकेशन। ठीक है, ये पार्ट आपका है हायर एजुकेशन का, हायर एजुकेशन से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपका इस सिलेबस में भी है पेपर 1 का। और इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं जो हैं। अभी हम आपको जो अंग्रेज का टाइम का है वो बता रहे हैं। अंग्रेज क्या चाहता था, सिर्फ मतलब भारत को इतना ही शिक्षा दो जितना क्या है कि अपना काम कर सके। फॉलोड बाय द बॉम्बे मद्रास यूनिवर्सिटीज इन द सेम ईयर, उसी समय बॉम्बे में भी मद्रास में भी यूनिवर्सिटी बना। दीज आर 3 कॉल्ड फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी इंडिया वेयर मॉडर्न यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1857 में की गई थी। उसी वर्ष जो है उसी वर्ष बम्बई मद्रास विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए थे। ये तीनों भारत की पहली आधुनिक विश्वविद्यालय मानी जाती है। यानी कि लंदन जो है, ये विश्वविद्यालय लंदन के मॉडल पर आधारित था। जो लंदन में विश्वविद्यालय था ना, उसी तरह से तीनों विश्वविद्यालय भारत में बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। Which of the following universities was not among the first 3 universities established in 1857, मतलब कि नोट जो 1857 में नहीं बना था उसे बताना। एग्जाम में ऐसा आपको क्वेश्चन नॉर्मल दिख जाता है, नोट कहेगा तो आपको गलत आंसर चुनना है, सही नहीं चुनना है, गलत आंसर ही टिक करना है। नोट कहेगा तो देखिए कलकत्ता बना था, अभी जस्ट पढ़े हैं। मद्रास बना था, जी हाँ। बॉम्बे बना था, जी हाँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं बना था, इसलिए गलत आंसर है। गलत आंसर है तो यही आंसर सही हो जाएगा, गलत को चुनना है। यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड
1887, 30 ईयर्स आफ्टर फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी, 30 साल के बाद ये बना कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, 1857। इस तरह से अपना देख लेंगे। चलिए अब 43 नंबर क्वेश्चन आते हैं। राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस बिकॉज, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्यों अस्थायी सदन राज्यसभा, ये बताइए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ठीक है। तो इट कैन नॉट डिजॉल्व, जी हाँ, ये कभी डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी डिजॉल्व, ये कभी डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, सही ऑप्शन है। राज्यसभा को कभी मतलब कि भंग नहीं किया जाता है। ये हर एक 6 साल में सदस्य चेंज होते हैं और सदस्य चेंज होकर के फिर उस सदस्य को मतलब कि बनाया जाता है। इसमें विधायक शामिल होते हैं जो चुनाव होता है, ठीक है। तो उस तरह से मतलब कि हर साल इस कभी भंग नहीं, जैसे लोकसभा क्या होता है, लोकसभा हर एक 5 साल में भंग किया जाता है, फिर चुनाव होता है। चुनाव जिसके पास, जिस पार्टी के पास ज्यादा सांसद होता है, मान लीजिए वो फिर प्रधानमंत्री बनता है। या हम राज्य में आते हैं तो विधानसभा चुनाव, अभी जैसे बिहार में है तो बिहार में विधानसभा भंग हो चुका है, अभी चुनाव होने वाला है। तो इसमें जिस पार्टी के पास ज्यादा एमएलए जीतेंगे विधायक, वो अब सरकार बनेंगे। तो हर एक विधानसभा जो होता है ना, हर एक 5 साल में भंग किया जाता है। जबकि राज्यसभा जो होता है परमानेंट हाउस है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक। राज्यसभा क्या है, एक परमानेंट हाउस है, अंडर आर्टिकल 83 के तहत है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व लाइक द लोकसभा, 1/3 इट्स मेंबर्स रिटायर 2 इयर्स। हर एक मतलब कि 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर होते हैं जो कार्यकाल पूरा होने के बाद। राशि के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं कर सकते। सदन हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब 2 वर्ष इसका कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है। 6 साल का कार्यकाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement about Rajya Sabha is not correct? Which of the following statement about Rajya Sabha is not correct? राज्य सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इसमें आपको गलत चुनना है। कौन सा कथन गलत है, गलत स्टेटमेंट को चुनिए, सही को नहीं चुनना है, गलत को चुनना है, ठीक है। राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है, बात सही है। राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट एंड यूनियन, जी हाँ, दोनों को रिप्रेजेंट करता है। राज्यसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल, लोगों के द्वारा राज्यसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुना जाता है, नहीं, ये गलत है, यानी गलत है, इसलिए आंसर ये सही होगा। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, कभी इसे भंग नहीं किया जाता, ये भी सही है, यानी गलत ऑप्शन है, तो आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं, ये जो है इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये पॉइंट को हम किसी लेक्चर में आपको देख लेंगे। यहाँ 6 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है, ये चीज है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग, इसमें से कौन सा कथन सही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा, ठीक है। सही ऑप्शन इसमें आपको टिक करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो ओनली दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, ये वाला होगा। ओनली दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैंस रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा और अदर यूनियन टेरिटरीज नॉट, वहां पर सिर्फ राज्यसभा ही रिप्रेजेंट होता है, अदर नहीं होता है आपका दिल्ली और पुडुचेरी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, एनजेएसी क्या होता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित किया गया था। किसके द्वारा असंवैधानिक घोषित करा गया था, तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय। In 2015, the Supreme Court of India struck down in NGC Act 2014 19th constitutional amendment declaring them unconstitutional as they violated independence of the judiciary, यानी कि भारत में जो है 2015 में भारत सर्वोच्च न्यायालय ने एनजीएसी अधिनियम 2014 संविधान का 1999 संशोधन और संवैधानिक घोषित किया, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा था। क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा था, इसलिए उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। विच वाज द पर्पज ऑफ एनजीसी, एनजीसी का उद्देश्य क्या था, पर्पज क्या था, ये बताइए। तो एनजीसी का उद्देश्य जो था अपॉइंटमेंट ऑफ जज थ्रू ए
ट्रांसपेरेंट बॉडी, यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पारदर्शी संस्था द्वारा किया जाए, यही इसका मेन उद्देश्य था। एनजेसी टू मेक जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स मोर ट्रांसपेरेंट बाय रिप्लेसिंग द कॉलेजियम सिस्टम। अब जो कॉलेजियम सिस्टम है कभी थे कंसिस्टिंग ऑफ जज, लॉ मिनिस्टर्स एंड इवेंट पर्सन, यानी कि एनजेसी का उद्देश्य कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक ऐसी आयोग बनाना था जिसमें न्यायाधीशों, कानून मंत्री और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की भागीदारी से न्यायिक नियुक्तियां और अधिक पारदर्शी हो। 48 नंबर क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट इज इम्प्लाइड इन, यानी कि राइट निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में किसमें निहित है, ये बताना है आपको कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। तो लाइफ पर्सनल लिबर्टी, ये आपका राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में आता है। जीवन जीने का अधिकार आपका निजता का अधिकार यही है। यानी कि इनजस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेज इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया 2017, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड राइट टू प्राइवेसी इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, यानी कि न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्ति के स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है, यानी कि व्यक्ति का अभिन्न हिस्सा है निजता का अधिकार। चलिए अब 49 नंबर क्वेश्चन आते हैं, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? आर्टिकल 21 अभी जस्ट बताएं, आर्टिकल 21 जो है देता है गारंटी। आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि संविधान 21 कहता है किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर उसके जीवन या व्यक्तित्व स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि इसमें निजता प्राइवेसी अधिकार निहित है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन सीरीज का है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वाज एक्सपेंडेड बाय राइट टू प्राइवेसी जुडिशियल 2017, यानी कि 2017 के निजता अधिकार निर्णय द्वारा किस मौलिक अधिकार का दायरा बढ़ाया गया? तो अधिकार कौन अधिकार होगा? अधिकार 21 होगा। अधिकार क्या होगा? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ लिबर्टी अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार को दायरा आगे बढ़ाया गया, यानी कि द सुप्रीम कोर्ट 2017 जजमेंट के.एस. पुट्टास्वामी केस एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 टू राइट टू प्राइवेसी एजेंसियस एलिमेंट एंड लाइफ, यानी कि 2017 का जो पुट्टास्वामी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के दायरे को बढ़ाकर निजता के अधिकार को गरिमा में जीवन का अभिन्न हिस्सा घोषित कर दिया कि राइट टू लिबर्टी है, लाइफ टू लिबर्टी भी है जो हमारे जीवन जीने का अधिकार है। 2017 में बनाया गया सुप्रीम कोर्ट इंडिया के द्वारा। ठीक है, इस तरह से आज हम टोटल 50 क्वेश्चन एक्सप्लेन करे हैं। देखिए यहाँ पे एक खास बात है कि आपको ऑप्शन के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलता है इस सीरीज में, ये नहीं कि सिर्फ ऑप्शन देकर छोड़ रहे हैं, एक्सप्लेन भी दे रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रहे हैं। ठीक है, आपको जहां भी कंफ्यूजन लगे आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको कमेंट का रिप्लाई हमारी टीम के द्वारा दिया जाएगा। और प्रॉपर आप इससे प्रीवियस लेक्चर भी देखते हैं, डाला हुआ है जो साइट पे यूट्यूब पे, तो आप वहां से कर सकते हैं, तो आपका एग्जाम निकलने का चांस पूरा रहेगा। ठीक है, और जहां भी आपको कंफ्यूजन लगेगा आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी टीम को प्रॉपर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, जहां भी दिक्कत हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोडेड है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का भी है, पेपर 1 का अपलोड है, आप देख सकते हैं उसे जाकर के। कुछ कमेंट्स आया था कि पेपर 2 का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगर शाम तक क्वेश्चन आ जाता तो अपलोड पेपर 2 का भी कर देंगे। चलिए, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस लेक्चर।